हमारे पास जो एग्रीकल्चरल इरिगेशन सिस्टम्स यानी कृषि सिंचाई प्रणाली के विस्तृत पीडीएफ नोट्स हैं, हमें उनका एक पूरा और गहन विश्लेषण करना है। और वो भी विशेष रूप से बीपीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से। हाँ, एकदम। क्योंकि देखिए, सिंचाई जैसे विषय को ना अक्सर बहुत हल्के में लिया जाता है। ऐसा लगता है कि खेत में गए, बस पानी डाल दिया और हो गई सिंचाई, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सही कहा। जब बात राज्य लोक सेवा आयोग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की आती है तो ये विषय महज तथ्यों को रटने का नहीं रह जाता। हाँ, ये दरअसल इस विज्ञान को समझने के बारे में है कि कौन सी प्रणाली किस विशिष्ट मिट्टी और किस फसल के आर्किटेक्चर के लिए काम करती है, और क्यों काम करती है, ये समझना सबसे जरूरी है। एग्जैक्टली। अब अगर हम नोट्स की शुरुआत देखें तो सिंचाई की एक बहुत ही तकनीकी परिभाषा दी गई है। मतलब ये केवल पौधों को पानी देने के बारे में नहीं है, ये फसल की इवेपोट्रांसपिरेशन आवश्यकताओं को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए पानी का एक कृत्रिम अनुप्रयोग है। यहाँ पर ये जो इवेपोट्रांसपिरेशन शब्द है ना, मैं कहूंगी कि यही पूरी सिंचाई प्रणाली का केंद्र बिंदु है। अगर हम इस अवधारणा को गहराई से समझें तो इसमें मुख्य रूप से दो चीजें शामिल होती हैं। पहला, मिट्टी की सतह से पानी का वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन, और दूसरा, पौधे की पत्तियों के माध्यम से होने वाला वाष्पोत्सर्जन, जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। मतलब पानी का हवा में उड़ जाना। हाँ, तो सिंचाई का मुख्य उद्देश्य खेत को पानी से लबालब भरना कतई नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य बस उस सटीक पानी की कमी की भरपाई करना है जो इन दो प्रक्रियाओं के कारण कम हो गया है। और ये भरपाई भी कुछ प्रमुख कारकों पर निर्भर करती है ना? जैसे टोपोग्राफी हो गई। बिल्कुल, 3 प्रमुख कारक हैं। टोपोग्राफी यानी स्थलाकृति, मिट्टी की बनावट और फसल की वास्तुकला, मतलब खेत समतल है या उबड़ खाबड़, मिट्टी रेतीली है या भारी चिकनी। हाँ, और फसल की जड़ें उथली हैं या गहरी। इन्हीं 3 कारकों के आधार पर पानी का सबसे कुशल वितरण तय होता है। तो अब अगर पानी के वितरण को इन्हीं कारकों पर निर्भर होना है तो जाहिर है कि इसके लिए अलग अलग प्रणालियों की आवश्यकता होगी। एकदम सही। और यहीं पर हमारे नोट्स में सिंचाई का वो वर्गीकरण या टैक्सोनॉमी सामने आती है। इसे मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है: पारंपरिक सतह सिंचाई, उप सतह सिंचाई, ओवरहेड माइक्रो इरिगेशन और टारगेटेड माइक्रो इरिगेशन। तो चलिए सबसे पहले सतह सिंचाई यानी सरफेस इरिगेशन के भीतर फ्लड और बेसिन तकनीकों का विश्लेषण करते हैं। भारत में देखा जाए तो फ्लड इरिगेशन या बाढ़ सिंचाई सबसे आम है। ये पूरी तरह से गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर है। नोट स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इसका उपयोग प्रचुर मात्रा में पानी वाले क्षेत्रों में वेटलैंड राइस मतलब धान की खेती के लिए किया जाता है। हाँ, लेकिन इसकी एक बहुत अनिवार्य शर्त है। इसके लिए अच्छी जल धारण क्षमता वाली एक समान और समतल सतह की आवश्यकता होती है। क्योंकि धान के लिए जल धारण क्षमता का अधिक होना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि उसे खड़े पानी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, यदि मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता ही नहीं होगी तो सारा पानी तुरंत नीचे रिस जाएगा। सही बात है। अब इसी सतह सिंचाई के भीतर जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली और बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण विधि है वो है चेक बेसिन मेथड। ये विधि मुख्य रूप से गेहूं, मूंगफली और बाजरा जैसी पास पास उगने वाली फसलों के लिए डिजाइन की गई है। मतलब जो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स होती है। हाँ, इसमें पूरे खेत को छोटी छोटी मेड़ों यानी रिज से घिरे बेसिन में बांट दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प पॉइंट है। नोट्स में चेक बेसिन विधि की एक बहुत बड़ी सीमा या लिमिटेशन को रेखांकित किया गया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से सीधा सवाल खड़ा करती है। आप रिच डेंसिटी की बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली। इसमें मेड़ों का घनत्व बहुत अधिक होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि खेत का एक बहुत बड़ा उपजाऊ हिस्सा सिर्फ मेड़ बनाने में बर्बाद हो जाता है जहां कोई फसल नहीं उगाई जा सकती। और इन मेड़ों और बेसिन को बनाने के लिए अत्यधिक शारीरिक श्रम की भी आवश्यकता होती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये विधि जमीन और श्रम दोनों के मामले में इतनी खर्चीली और नुकसानदायक है तो ये भारत में सतह सिंचाई की सबसे आम विधि क्यों बनी हुई है? देखिए, ये एक बहुत ही व्यावहारिक विरोधाभास है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो ये विधि जमीन बर्बाद करती है, लेकिन भारत के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में ये इसलिए आम है क्योंकि यहाँ ऐतिहासिक रूप से श्रम बहुत सस्ता रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए किसी महंगी पाइपलाइन या पंपिंग मशीनरी की शुरुआती पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। बहुत सही पॉइंट। हालांकि परीक्षा के लिए तो छात्रों को इसी उच्च रिजिड डेंसिटी वाली सीमा को ही याद रखना चाहिए। बिल्कुल।
अच्छा, सतह सिंचाई में ही फलों की फसलों और बागों के लिए एक विशिष्ट विधि का उल्लेख है, रिंग बेसिन मेथड। हाँ, ऑर्किड्स के लिए। सही कहा। इसमें पूरे खेत में पानी फैलाने के बजाय केवल पेड़ के तने के चारों ओर गोलाकार संरचनाएं या रिंग बना दी जाती हैं, ताकि पानी सीधा जड़ों के पास रहे और बीच की जमीन सूखी रहे। ये संसाधनों के एकीकरण का बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ। खैर, अब हम नोट्स के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जहां से परीक्षा में सीधे और तथ्यात्मक सवाल बनते हैं। मैं बात कर रहा हूं ढलान की नियम की, यानी लीनियर और रो विधियां। ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले बॉर्डर स्ट्रिप विधि का जिक्र है। इसके लिए ढलान की आवश्यकता 0.5% से 1% के बीच सख्ती से निर्धारित की गई है। एक परीक्षार्थी के नजरिए से ये समझना जरूरी है कि ये विशिष्ट आंकड़ा इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि अगर ढलान 1% से ज्यादा या 0.5% से कम हो जाए तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। वो कैसे? इस ढलान के पीछे शुद्ध भौतिकी काम करती है। यदि ढलान 1% से अधिक हो जाता है तो पानी का प्रवाह इतना तेज हो जाएगा कि वो मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत को काटकर बहा ले जाएगा। मतलब मृदा अपरदन या सॉइल इरोशन शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ यदि ढलान 0.5% से कम होता है तो पानी आगे बढ़ने के बजाय एक ही जगह इकट्ठा होने लगेगा, जल भराव हो जाएगा। तो ये विधि मध्यम से भारी बनावट वाली मिट्टी पर सभी पास उगने वाली फसलों के लिए उपयुक्त है। रेतीली मिट्टी के लिए बॉर्डर स्ट्रिप का इस्तेमाल बिल्कुल वर्जित है, प्रोहिबिटेड है। चलिए इसे थोड़ा विजुलाइज करते हैं। मान लीजिए किसान रेतीली मिट्टी वाले खेत में 1% ढलान के साथ लंबी बॉर्डर स्ट्रिप बनाता है और उसमें पानी छोड़ता है। अब रेतीली मिट्टी में घुसपैठ दर बहुत अधिक होती है, इन्फिल्ट्रेशन रेट बहुत हाई होता है। हाँ, इसका मतलब है कि पानी स्ट्रिप के दूसरे छोर तक पहुंचने से बहुत पहले ही शुरुआत में ही जमीन के गहरे हिस्से में रिस जाएगा। इसे ही हम डीप पर्कुलेशन कहते हैं। बिल्कुल। और इसी कारण से खेत के एक हिस्से में तो बहुत अधिक पानी चला जाएगा जबकि दूसरा हिस्सा पूरी तरह से सूखा रह जाएगा। इसीलिए रेतीली मिट्टी को इस विधि से बाहर रखा गया है। इसके बाद नोट्स में फरो मेथड या नाली विधि का विश्लेषण है। इसके लिए ढलान की आवश्यकता बॉर्डर स्ट्रिप की तुलना में और भी कम है, 0.2 से 0.5% तक। ये कतार में बोई जाने वाली फसलों, सब्जियों और जड़ या कंद वाली फसलों के लिए आदर्श है। इसमें पानी सीधे पौधों को नहीं छूता बल्कि नालियों के माध्यम से जड़ों तक पहुंचता है। हाँ, और फरो विधि में लंबाई का एक बहुत ही दिलचस्प नियम दिया गया है जो परीक्षा में सीधा पूछा जा सकता है। वो 30 मीटर वाला नियम? हाँ, इसमें कहा गया है कि रेतीली मिट्टी में फरों की लंबाई सिर्फ 30 मीटर तक सीमित होनी चाहिए, जबकि भारी मिट्टी में ये 300 मीटर तक हो सकती है। ये तो 10 गुना का अंतर है। ये सीधा सीधा मिट्टी की पानी सोखने की दर से जुड़ा है ना? स्पष्ट रूप से। भारी चिकनी मिट्टी पानी को धीरे धीरे सोखती है, इसलिए पानी बिना जमीन के बहुत नीचे जाए 300 मीटर की लंबी दूरी आसानी से तय कर सकता है। लेकिन अगर आप रेतीली मिट्टी में 300 मीटर लंबी नाली बनाएंगे तो पानी कभी अंतिम छोर तक पहुंचेगा ही नहीं। बिल्कुल। यहाँ एक एक्सपर्ट टिप ये है कि फरो विधि अधिकांश मिट्टी के लिए उपयुक्त है, लेकिन उस रेत के लिए इसका इस्तेमाल वर्जित है जिसकी घुसपैठ दर अत्यधिक उच्च हो। समझ गया। इसके अलावा नोट्स में कोरुगेशन का भी उल्लेख है। ये गेहूं और मूंगफली जैसी फसलों के लिए डिजाइन किए गए बहुत छोटे और उथले फरो होते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके लिए खेत की सतह को पूरी तरह से समतल करने की आवश्यकता नहीं होती। ये बिना भारी जमीन की तैयारी के भी पानी को दिशा दे सकता है। ये तो हुई पारंपरिक विधियां। अब हम इनकी सीमाओं को पार करते हुए उन्नत सतह और उप सतह प्रणालियों के सेगमेंट में प्रवेश करते हैं। एडवांस सिस्टम्स। हाँ, इसमें सबसे पहला नाम सर्ज सिंचाई का है। नोट्स के अनुसार ये गुरुत्वाकर्षण प्रवाह के तहत रुक कर यानी इंटरमिटेंट ऑन ऑफ मोड में पानी का अनुप्रयोग है। अब सवाल ये है कि पानी के प्रवाह को चालू और बंद करने से गहरे पर्कुलेशन और सतह से होने वाले अपवाह यानी रन ऑफ के नुकसान को 20% से भी कम कैसे किया जा सकता है। इसके पीछे का तंत्र बहुत ही वैज्ञानिक है, मैं समझाती हूँ। जब पानी की पहली लहर सूखी मिट्टी पर छोड़ी जाती है तो वो मिट्टी के कणों को थोड़ा खिसकाकर सतह के छिद्रों को आंशिक रूप से सील कर देती है। ओके। फिर जब प्रवाह को रोककर दोबारा पानी की दूसरी लहर छोड़ी जाती है तो वो पहले से सील हो चुकी सतह पर तेजी से आगे बढ़ती है और गहरे नीचे नहीं रिसती। अरे वाह!
इस प्रकार बिना किसी बाहरी ऊर्जा के केवल पानी के समय को नियंत्रित करके डीप पर्कोलेशन को भारी मात्रा में रोका जा सकता है। बिल्कुल। हालांकि ये भारत में भी बहुत लोकप्रिय नहीं है, लेकिन इसकी दक्षता बहुत उच्च है। इसके अलावा नोट्स में सतह सिंचाई की एक स्वचालित विधि के रूप में कैबलिगेशन का भी संक्षेप में उल्लेख किया गया है। ऑटोमेटिक मेथड। इसी क्रम में आगे है उपसतह प्रणाली, जिसे हम सब सरफेस सिस्टम कहते हैं। पश्चिमी देशों में तो ये आम है, जहां जमीन के नीचे नेटवर्क वाले अंडरग्राउंड पाइप बिछाए जाते हैं। लेकिन बीपीएससी के लिए इसके विशिष्ट भारतीय उदाहरण सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। नोट्स में विशेष रूप से केरल के नारियल बागानों और गुजरात व कश्मीर में सब्जियों के लिए रेतीली दोमट मिट्टी का उल्लेख है। सैंडी लोम सॉइल्स। तो उपसतह प्रणाली के लिए विशेष रूप से रेतीली दोमट मिट्टी और शुष्क क्षेत्रों को क्यों चुना गया है? देखिए, गुजरात जैसे शुष्क क्षेत्रों में रेतीली दोमट मिट्टी होने के कारण यदि पानी सतह पर दिया जाए तो वह उच्च तापमान के कारण तुरंत वाष्पीकृत हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। हाँ, गर्मी की वजह से। उपसतह प्रणाली में पानी कभी जमीन की सतह पर आता ही नहीं है। यह सीधे जड़ क्षेत्र के पास जमीन के नीचे पहुंचता है, जिससे वाष्पीकरण का नुकसान शून्य हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, यह प्रणाली आधुनिक ड्रिप इंटीग्रेशन के पूरी तरह अनुकूल है। बिल्कुल। और यहीं से उस बड़े बदलाव की शुरुआत होती है जिसे नोट्स में माइक्रो इरिगेशन पैराडाइम कहा गया है। यह उच्च अपशिष्ट और गुरुत्वाकर्षण से निकलकर उच्च सटीकता और दबाव की ओर का एक बड़ा शिफ्ट है। हाई वेस्ट से हाई प्रिसिशन की तरफ। एकदम। इसमें हम सबसे पहले ओवरहेड माइक्रो इरिगेशन यानी स्प्रिंकलर सिस्टम की बात करेंगे। इसके मैकेनिक्स की बात करें तो ये प्राकृतिक वर्षा का अनुकरण करता है। हवा में पानी का छिड़काव होता है। और यह तकनीक खड़ी ढलानों, लहरदार स्थलाकृति यानी ऊबड़-खाबड़ जमीन और रेतीली मिट्टी के लिए बेहद उपयुक्त है, जहां सतह की गुरुत्वाकर्षण विधियां पूरी तरह विफल हो जाती हैं। हाँ, लेकिन यहाँ परीक्षार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है। जहां स्प्रिंकलर सिस्टम कुछ परिदृश्यों में वरदान है, वहीं कुछ फसलों और मिट्टी के लिए यह एक सख्त मनाही है। प्रोहिबिटेड। बिल्कुल। नोट्स में स्पष्ट रूप से लिखा है कि चावल और जूट के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और भारी चिकनी मिट्टी में भी इसका इस्तेमाल वर्जित है। चावल और जूट के लिए मनाही का कारण तो स्पष्ट है कि उन्हें लगातार खड़े पानी की आवश्यकता होती है, जो बारिश की तरह होने वाला हल्का छिड़काव नहीं दे सकता। लेकिन भारी चिकनी मिट्टी में स्प्रिंकलर का इस्तेमाल वर्जित क्यों है? अगर कोई किसान चिकनी मिट्टी वाले खेत में स्प्रिंकलर चला दे तो क्या होगा? ये एक बहुत ही व्यावहारिक परिदृश्य है। भारी चिकनी मिट्टी में पानी के प्रवेश की दर यानी घुसपैठ दर बहुत धीमी होती है। अब स्प्रिंकलर सिस्टम की निर्वहन दर तो 1000 लीटर प्रति घंटे से अधिक होती है। बहुत ज्यादा पानी। हाँ, जब इतनी बड़ी मात्रा में पानी चिकनी मिट्टी पर बारिश की तरह गिरता है तो मिट्टी उसे सोख नहीं पाती। परिणाम ये होता है कि पानी सतह पर जमा होकर रन ऑफ में बदल जाता है। खेत एक बड़े दलदल या कीचड़ में तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल। और मिट्टी की सबसे ऊपरी उपजाऊ परत पानी के साथ बह जाती है। इसलिए ये एक खतरनाक संयोजन है। समझ गया। अब जरा स्प्रिंकलर के दक्षता और मीट्रिक डेटा को देखते हैं, जो सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जैसा कि बताया गया, इसकी निर्वहन दर 1000 लीटर प्रति घंटा से ज्यादा है। इसका ऑपरेटिंग दबाव 2.5 से 4.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बीच होता है, जो इसे एक हाई प्रेशर सिस्टम बनाता है। सही कहा। अगर हम फायदों की बात करें तो ये पारंपरिक सतह विधियों की तुलना में 25 से 50% पानी बचाता है और इसमें 40 से 60% कम श्रम लगता है। कुल मिलाके सतह के तरीकों की तुलना में इसकी जल उपयोग दक्षता 60% अधिक है। स्प्रिंकलर सिस्टम के फायदों में एक और अनूठी क्षमता छिपी है, जो अक्सर किताबों में गहराई से नहीं समझाई जाती। ये फसलों को पाले यानी फ्रॉस्ट और अत्यधिक उच्च तापमान से बचाने की क्षमता रखता है। ये बहुत रोचक है। जब पाला पड़ने की आशंका होती है तो हल्का छिड़काव किया जाता है। हाँ, और पानी जब पौधे की सतह पर जमता है तो वो लेटेंट हीट छोड़ता है। ये पौधे के आंतरिक ऊतकों को जमने और नष्ट होने से बचाता है। और गर्मियों में ये छिड़काव खेत के माइक्रो क्लाइमेट को ठंडा करता है। इसके अतिरिक्त, क्योंकि इसमें खेत में कोई मेड़े या नालियां नहीं बनानी पड़ती, ये सिंचित क्षेत्र को 40% तक बढ़ा देता है। ये तकनीक तो अपने आप में बहुत उन्नत है, लेकिन नोट स्पष्ट करते हैं कि जब बात दक्षता के चरम की आती है तो वो स्थान टारगेटेड माइक्रो इरिगेशन यानी ड्रिप सिंचाई के पास है। ड्रिप इरिगेशन
इसकी उत्पत्ति इजराइल से हुई थी। और इसे ट्रिकल इरिगेशन भी कहा जाता है। इसके मैकेनिक्स बिल्कुल सटीक और टारगेटेड हैं। इसमें एमिटर के माध्यम से सीधे जड़ क्षेत्र में पानी की सटीक धीमी बूंदें टपकाई जाती हैं। और ये तकनीक गहरे पर्कोलेशन और सतह वाष्पीकरण दोनों को पूरी तरह से समाप्त कर देती है। तो ड्रिप सिंचाई किन परिस्थितियों के लिए सबसे अनुकूल है? उन क्षेत्रों के लिए जहां परिस्थितियां खेती के लिए सबसे अधिक प्रतिकूल होती हैं। अगर पानी की गंभीर कमी है, मिट्टी में नमक की समस्या है, पानी की गुणवत्ता सीमांत है यानी पानी थोड़ा खारा है, या मिट्टी की गहराई प्रतिबंधित है, या फिर लहरदार और खड़ी स्थलाकृति है। हाँ, इन सभी कठोर परिस्थितियों में उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए ये सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। इसकी जो हाइड्रोलिक मीट्रिक है ना, वो स्प्रिंकलर की तुलना में एकदम विपरीत है, और ये बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट है। बिल्कुल, जहां स्प्रिंकलर 1000 लीटर प्रति घंटे से ज्यादा पानी फेंकता है, वहीं ड्रिप का निर्वहन दर अल्ट्रा लो है, सिर्फ 1 से 8 लीटर प्रति घंटा। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे अस्पताल में किसी मरीज को धीरे धीरे आईवी ड्रिप दी जा रही हो। सही उदाहरण है। इसका ऑपरेटिंग दबाव भी बहुत कम होता है, लगभग 1.5 से 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। इस सटीकता के कारण ये लगभग 90% की सिंचाई दक्षता प्राप्त करता है और 50 से 70% तक पानी बचाता है। ड्रिप सिंचाई की इस उच्च दक्षता में एक और क्रांतिकारी तकनीक जुड़ी है, एग्रोकेमिकल एकीकरण। इसके भीतर वेंचर सिस्टम के माध्यम से उर्वरकों को पानी के साथ घोलकर सीधे पौधे की जड़ों तक पहुंचाया जाता है, जिसे फर्टिगेशन कहते हैं। और इसी तरह खरपतवार नाशकों का प्रयोग हर्बिगेशन कहलाता है। ये तो कृषि के अर्थशास्त्र को पूरी तरह से बदल देता है। अब किसान पूरे खेत की जमीन पर उर्वरक नहीं फेंक रहा है, जिससे न केवल रसायनों की बचत होती है बल्कि मिट्टी का प्रदूषण भी रुकता है। नोट्स में फसलों पर फोकस करते हुए बताया गया है कि ड्रिप सिस्टम बड़े अंतर वाली फसलों, बगीचे के पेड़ों और ग्रीन हाउस के लिए एकदम आदर्श है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही विशिष्ट प्रणाली का नाम आता है, टाइफून सिस्टम। ये क्या है और गन्ने की खेती के लिए इसे क्यों संशोधित किया गया है? देखिए, गन्ना एक ऐसी फसल है जो जमीन में लंबे समय तक रहती है और इसे अपने विकास के विभिन्न चरणों में पानी की अलग-अलग मात्रा की आवश्यकता होती है। तो टाइफून सिस्टम गन्ने के लिए एक विशेष रूप से संशोधित ड्रिप विधि है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो फसल के लक्षित विकास चरणों में मिट्टी के भीतर विशिष्ट पानी की गहराई बनाए रखती है। अच्छा, ताकि गन्ने की मोटाई और चीनी की मात्रा को अधिकतम किया जा सके। हाँ, ये दिखाता है कि माइक्रो इरिगेशन अब कितना फसल विशिष्ट हो गया है। तो अब हम इस पूरे डीप डाइव के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच गए हैं, बीपीएससी मास्टर गाइड सिंथेसिस मैट्रिक्स। ये वो जगह है जहां हम परीक्षा के लिए सभी डेटा पॉइंट्स को एक जगह समेटते हैं। चलिए स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम का एक सीधा मुकाबला करते हैं, शोडाउन। अगर बात दबाव की हो तो स्प्रिंकलर एक हाई प्रेशर सिस्टम है, 2.5 से 4.5 के आसपास, जबकि ड्रिप एक लो प्रेशर सिस्टम है, 1.5 से 2.5। और निर्वहन यानी डिस्चार्ज के मामले में स्प्रिंकलर का वॉल्यूम 1000 लीटर प्रति घंटा से ज्यादा है, जबकि ड्रिप का अल्ट्रा लो वॉल्यूम 1 से 8 लीटर प्रति घंटा है। दक्षता देखें तो स्प्रिंकलर सतह के तरीकों से 60% अधिक कुशल है, लेकिन ड्रिप 90% की एब्सोल्यूट एफिशिएंसी के साथ सबसे ऊपर है। और अंत में परीक्षा कक्ष में बैठे छात्रों के लिए वो डायग्नोस्टिक सूटेबिलिटी ग्रिड, ये एक अंतिम चेकलिस्ट की तरह काम करेगा। हाँ, परीक्षा में प्रश्न कैसे भी घुमाकर पूछे जाएं, ये ग्रिड सही उत्तर तक पहुंचा देगा। अगर प्रश्न वेटलैंड राइस या धान का है तो सही उत्तर केवल फ्लड इरिगेशन होगा। यहाँ स्प्रिंकलर पूरी तरह वर्जित है। और अगर फसलें पास उगने वाली हैं जैसे गेहूं, तो चेक बेसिन, बॉर्डर स्ट्रिप या कोरुगेशन विकल्प सही होंगे। अगर पंक्तिबद्ध या जड़ वाली फसलें हैं तो फरो विधि सबसे उपयुक्त है। अगर मिट्टी भारी चिकनी है तो बॉर्डर स्ट्रिप अत्यधिक उपयुक्त है, लेकिन स्प्रिंकलर से पूरी तरह बचना चाहिए। और अंत में अगर मिट्टी रेतीली है तो स्प्रिंकलर अत्यधिक आदर्श है, लेकिन बॉर्डर स्ट्रिप और फरो से बचना चाहिए क्योंकि उनमें डीप पर्कुलेशन का भारी खतरा होता है। इस ग्रिड ने पूरे विषय को बहुत ही शानदार तरीके से डिकोड कर दिया है। हाँ, अगर हम इन सभी प्रणालियों, ढलानों के नियमों और दक्षता मैट्रिक्स को एक बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हम देख सकते हैं कि कृषि विज्ञान किस दिशा में बढ़ रहा है। बिल्कुल। सिंचाई का भविष्य अब भौतिक मिट्टी की सीमाओं को समझने में निहित है।
हम फील्ड फ्लडिंग यानी पूरे खेत में पानी भरने के पुराने नजरिए से हट रहे हैं और रूट टारगेटिंग यानी सीधे जड़ों तक पानी पहुंचाने की सटीक इंजीनियरिंग की ओर मुड़ रहे हैं। पानी अब केवल एक इनपुट नहीं रह गया है, ये एक मूल्यवान संसाधन बन गया है जिसका प्रबंधन हर बूंद के स्तर पर किया जा रहा है। ये एक बहुत स्पष्ट और विचारोत्तेजक निष्कर्ष है। इस विस्तृत अध्ययन को समाप्त करते हुए एक ऐसा विचार है जो इन स्रोतों के डेटा से थोड़ा परे जाता है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए बहुत प्रासंगिक है। वो क्या? इन सभी उन्नत तकनीकों, पानी की भारी बचत के आंकड़ों और ड्रिप व स्प्रिंकलर की उच्च दक्षता मैट्रिक्स को देखने के बाद एक सवाल जरूर उठता है। जलवायु परिवर्तन और तेजी से गिरते भूजल स्तर के इस गंभीर दौर में क्या भविष्य में ऐसा समय आएगा जब पारंपरिक गुरुत्वाकर्षण आधारित सिंचाई विधियों को कानूनी रूप से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, जो भारी मात्रा में पानी बर्बाद करती हैं? हाँ, और क्या कृषि क्षेत्र में केवल माइक्रो इरिगेशन को ही अनिवार्य बना दिया जाएगा? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर जल प्रबंधन और नीति निर्माण का अध्ययन करने वालों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। सोचने वाली बात है।